बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और नमस्कार। आज यकीनन अनंतपुर में हम लोग जमा हुए किस लिए? हमारे विनय भास्कर राणा को तीसरी मर्तबा इस संबंध में बिताएंगे। ये बड़े डायनेमिक लीडर है और जवान शख्स है, रात दिन मेहनत करते हैं, अनंतपुर के लोगों के मसाइल हल करते हैं। लीडर तो वही होना चाहिए। हमारे सीएम साहब एक बात कहते हैं, पॉलिटिक्स में आने वाला आदमी दो चीजों से ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए। एक, पहले अपने वतन से मोहब्बत करना चाहिए, दूसरा वतन में बसने वालों से मोहब्बत करना चाहिए, बिला मजहब मिलत। वो हमारा विनय भास्कर होता है। हमारे मौलाना यूसुफ साहब चेयरमैन है हमारे खादी बोर्ड के। या बहुत से मुस्लिम भाई पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस 50 साल में किसी भी मौलाना को चेयरमैन बनाई? मस्जिद के इमाम को चेयरमैन बनाई? मीडिया के दोस्त से मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बात करते हैं कांग्रेस वाले। ये सीएम साहब है, मौलाना का जो ऑर्डर पास कर रहे हैं ना, कंटिन्यू है, फिर जब तक रहेगा जब तक तेलंगाना कायम रहेगा। ये देने वाले कौन है? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे मजीद भाई साहब, मौलाना मजीद साहब बहुत अच्छी बात बोले, बहुत अच्छी। एक बात क्या बोले थे, तेलंगाना बनने के बाद एक भी किसी को नुकसान हुआ क्या बताइए? अरे साबिता दौर कांग्रेस के अंदर बार बार करते रहते थे, मुसलमान फिसादात होते रहते थे। क्या फिसादात हो गए? 1948 से लेकर 2014 तक मुसलसल फिसादात हुए। कोई शख्स रोकने वाला है फिसादात, मुसलमानों का कत्लेआम रोकने वाला कोई है, वो केसीआर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई ऐसा शख्स है मुसलमानों से कल्चर से वाकिफ है, मुसलमान भाइयों की क्या तकलीफ है उससे वाकिफ है। हमेशा अपनी तकरीर में, अपने रोज और मीटिंग में कहते हैं, लीडर तो वही होता है जो बिना मजहब और मिलत की खिदमत करता है। तो यकीनन हमारे अपने खुदरत भाई साहब ने भी कहा कि भाई तेलंगाना बनने के बाद बिजनेस स्कूल किसने कायम किया? क्यों न करे 50 साल में कांग्रेस वाले, वो हमारी तरक्की नहीं चाहते थे। हमारे बच्चे पंचर बनाते थे, हमारे बच्चे ऑटो में पहले धोते थे, उनकी उम्र पढ़ने लिखने की थी, पर कभी भी कांग्रेस ने तालीम नहीं दी। मुसलमानों को गरीब से गरीब बना कर कहा। मेरे भाई साहब ने कहा, आप दलितों से भी गरीब कौन है? मुसलमान है। ये हम नहीं कह रहे, संचार कमेटी की रिपोर्ट बताती है। उसी तरह हमारे नईम भाई साहब जो हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, मोहम्मद शफी साहब, अब्दुल समद साहब, हाफिज मोहम्मद साहब, जुबैर साहब, मोहम्मद असलम साहब, मसूद भाई साहब, नसीर साहब, खलील साहब, मतीन साहब, सोनी भाई साहब और डाइस पर बैठे हुए मेरे दिगर भाइयों और आज के इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, हमारे खबर मैडम साहबा, आज भाइयों बहनों, मैं 2-4 बात बताऊंगा, अहम बात बताऊंगा। लोग तो बहुत बोलते हैं आजकल व्हाट्सएप मीडिया पे, बहुत ज्यादा कांग्रेस वाले उलट पुलट घुमा के बात कर रहे हैं। मैं आपसे 2-3 बात बताता हूँ। हमारी बहने मैं पूछता हूँ, 2014 के इलेक्शन में, 2018 इलेक्शन में हमारे सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम के बारे में नहीं कहा। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद मैं खुद एक बार सीएम साहब के पास आता था 16 के अंदर। उस दिन साहब दिल्ली जा रहे थे, मैं छोड़ने के लिए गया था। उस दिन जुमे का दिन था, थोड़ा देर से पहुंचा था। मैंने कहा साहब, आज जुमे की नमाज में बहुत सी हमारी बहनें चादर फैलाए ठहरे थे, साहब शादी हमारे घर में कुछ मदद कीजिए। सीएम साहब ने पूछा क्या करना चाहिए? मैंने भाई साहब लड़की के माँ के लिए हमारी मदद करना चाहिए। बात खत्म नहीं, 5 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जाने से पहले प्रेस कर रहे थे। सीएम साहब ने जाते थे कहा, महमूद भाई आप भी आइए। उसी प्रेस में सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम डिक्लेयर की। लीडर होगा तो ऐसा होना चाहिए, अगर किसी की तकलीफ है तो इमीडिएट हल करना चाहिए, उसे लीडर
हमारे मीडिया के भाई, आप तो पूरा कंप्यूटर देखते हैं, आप देखिए कंप्यूटर के अंदर हमसे पहले 2014 से पहले कांग्रेस ने 10 साल हुकूमत की यहाँ पर, 2004 से 14, फिर तेलुगु देशम आई, उसके बाद फिर 40 साल कांग्रेस ने हुकूमत की यहाँ पर। हमारे स्टेट में 50 साल हुकूमत करने वाली है तो कांग्रेस है। कभी कोई शादी मुबारक स्कीम नहीं आई, अलबत्ता 2004 से 14 तक मामूली तरीके से एक साथ दूल्हा दुल्हन को बिठाते थे, शादी नहीं, फोटो सेशन होता था। हैदराबाद में जो है पुराने शहर के अंदर जुमेरात बाजार है, वहां से पलंग लाते थे, मट्टी का शेर पत्थर गट्टी के पास जहाँ पुराने कपड़े मिलते थे वहां से साड़ियां लाते थे। हमने कई बार मीटिंग में कहा, शादी के दिन दुल्हन जो कपड़े पहनती थी दूसरे दिन पहनने के काबिल नहीं रहते थे, बिगड़ जाते थे। और दूल्हा दुल्हन भी अगर तगड़े माशाल्लाह है, वो शादी के रात को पलंगे में 2 टुकड़े हो जाते थे। ये तो उनका हाल था। उनका बजट बताता हूँ मेरे भाइयों को, क्या बजट था वो बताता हूँ। 2004 से 2014 तक 5 करोड़ रुपए बजट उन्होंने खर्चा किया। आप नेट पर चेक कर सकते हैं, सिर्फ 5 करोड़। कितना? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जो बजट का खर्चा होता है उसका 42% तेलंगाना को आता है। अब 5 करोड़ का 42% कर लीजिए, 2 करोड़ 30 लाख रुपए होते हैं। कितने साल में? 10 साल में 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्चा किए। हमारे सीएम साहब ने क्या कहा? 9 साल 4 महीने के अंदर 2,66,000 हमारी बहनों की बच्ची शादी कराई है। कितने? 2,66,000। खर्चा कितना किया? एक तरफ 2 करोड़ 30 लाख, एक तरफ हमारे सीएम साहब ने 2,300 करोड़ रुपए खर्चा किए। ये आप देख ले सकते हैं, किधर 2,300 करोड़ और किधर 2 करोड़ में। मैं मुसलमान भाई से कहता हूँ, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ लूटा गया। मेरे भाइयों ने रेजिडेंशियल की बात की, क्या थे रेजिडेंशियल स्कूल? कांग्रेस के दौर में 11-12 स्कूल नहीं थे जिसमें बच्चों की तादाद नहीं होती थी। उन्होंने पूरे 10 साल में रेजिडेंशियल स्कूल पर 1 करोड़ खर्चा किया है। 1 करोड़ आप नेट में चेक कर सकते हैं। कितने साल में? 10 साल में। मेरे भाइयों बहनों मीडिया के भाई को बताना चाहता हूँ, हमारे सीएम साहब ने 9 साल 4 महीने के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल पर 3,300 करोड़ रुपया खर्चा किया। बताइए, कंपेयर कीजिए, किसे कहते हैं 3,300 करोड़? मेरे भाई ने भी ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात की। पहले कभी भी किसी उम्र में, आज भी नहीं दिया जाता है। जो मुसलमान नदी में जिनके माँ बाप अफसर बनाते हैं, जिनके माँ बाप नदी फोड़ते हैं, जिनके माँ बाप होटलों में प्यालियां धोते हैं, उनके बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाने वाला को तो केसीआर साहब। कितने बच्चे गए? 3,300 बच्चे कहाँ गए? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लंदन में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। अरे भाइयों, ये कांग्रेस ने तो हमें अंधा बना दिया था। सेकुलरिज्म का एक बात बोलते थे, फिसादात रहते थे, फिसादात होने के बाद हमें घरों पर आके क्या देते थे? मैं मीडिया भाइयों को बताना चाहता हूँ, एक पैकेज लाते थे, उसमें 10 किलो चावल होते थे, 5 किलो गेहूं का आटा होता था, 2 किलो शक्कर डालते थे, 1 किलो पत्ती, 1 किलो दाल और 1 किलो तेल, एक पैकेट लाकर हमें देते थे। मगर फिसादात नहीं रोके। फिसादात रोकने वाला कोई शेर है, वो केसीआर। बताइए 2014 से पहले क्यों नहीं रोके फिसादात? हमें पहला जाता था, यही कांग्रेस कहते थे, वो बीजेपी रहते। मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, 5 मिनट बैठ जाइए, सुन लेके जाइए, फिर उसके बाद फिसादात करवाने वाले कांग्रेस होते थे। फिसादात होने के बाद हमें तसल्ली देते थे कि आप फिसादात के बाद मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। कभी उन्होंने फिसादात रोकने की कोशिश नहीं की। रोकने वाला कोई है तो केसीआर साहब। इसलिए मेरे भाइयों बहन से कहता हूँ, इमाम और मौजा साहब को हत्या कभी 1 पैसा किसी ने दिया? मैंने 12-15 मरतबा
मुलाकाती थे, बार बार आके कहते थे, मैं एक बार कहता था, एक बार तेलंगाना बता दीजिए, हमारे चीफ मिनिस्टर से हम दिलाकर बताएंगे। जब हम चीफ मिनिस्टर साहब से कहे साहब इमाम और मौजूदा के लिए कुछ हथियार देंगे, सीएम साहब ने कहा जरूर देंगे महमूद भाई, ये तो वही लोग हैं मौलाना की तरह 5 वक्त अपना माथा जमीन पर टेकते हैं खुदा के सामने, अगर नमाज सबनी होती है उसके बाद हाथ उठाकर दुआ करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने स्टेट के लिए दुआ करते हैं, स्टेट में रहने वालों के लिए दुआ करते हैं, अमन के लिए दुआ करते हैं, तरक्की के लिए दुआ करते हैं, बारिश के लिए दुआ करते हैं। अरे उन्हें क्यों दिया जाएगा? इमीडिएट उन्हें 10,000 इमाम और मौजूदा को 5-5 हज़ार रुपये मुकर किया। अभी 2 महीने पहले बच्चे थे 7,000, उन्हें भी फुल फिटिंग दे दी गई है। और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी नई हुकूमत में अब क्या है, 3 तारीख को हमारी हुकूमत बन जाएगी, रिजल्ट आएगा 30 तारीख को, इलेक्शन होगा 3 तारीख को काउंटिंग होगी, 7-8 तारीख को हमारी हुकूमत बनेगी। 1 महीने के अंदर इमाम और मौजूदा को 10-10 हज़ार रुपए दिया जाएगा। ये केसीआर का वादा है, चाहे जिसे 1 पैसा नहीं मिलता था। इमाम हजरात क्या करते हैं? अरे आजाद देते हैं, मस्जिद की साफ सफाई करते हैं, बच्चे दीनी बच्चे जो पढ़ने आते हैं उन्हें बिठाया जाता है। पेशवा क्या करते हैं? नमाज पढ़वाते हैं, लोगों को दीन की तालीम देते हैं, तो हमारे स्टेट का माहौल कितना अच्छा हो सकता है। इसके लिए भी कांग्रेस को बड़ी परेशानी है। उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक बात बोलता हूँ, उन्होंने 4,000 करोड़ का ऐलान किया, क्योंकि आप बहुत से तालीम याफ्ता लोग हैं, मीडिया में तो एक से एक तालीम याफ्ता लोग आ चुके हैं। राजस्थान में उनकी हुकूमत है, राजस्थान में 85 लाख मुसलमान बसते हैं। कितने? 85 लाख। वहां का बजट देखिए 1,900 करोड़ का बजट है, और यहाँ आकर कहते हैं हम 4,000 करोड़ देंगे, जबकि यहाँ पर 50 लाख मुसलमान बसते हैं। उनका बजट 2,200 करोड़ रुपए आज है। और आने वाले साल मैं आपको बताऊं, मैं भी आपका भाई हूँ, आपके रगों में जो खून है, मेरे खून मेरे रगों में वही खून है, मैं आपका खादिम हूँ। आने वाले 5 साल के अंदर हम हर साल 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा करके बताएंगे आप लोगों को करने वाले के। हम कई चीज से देते। आप बताइए आसरा पेंशन क्या था? आसरा पेंशन पहले की हुकूमत क्या देती थी? 200 से पहले 75,200 दिए, हमने क्या दिया? 2,116 और बता रहा मैं जरूर आने वाले टाइम पर अब नई हुकूमत इमीडिएट 1,000 इजाफा किया जाएगा, और 500 करते हैं। आने वाली हुकूमत में 5,000 में पसीना देंगे, 5,000। और उसके अलावा भी हमारे बहनों को 3,000 रुपए अलग देंगे आगे इलेक्ट्रिक स्कीम के तहत। मेरे बहनों, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने वाले को लीडर तो केसीआर साहब है। कांग्रेस में अब तक तो हमको डराते थे, किससे? बीजेपी से डराते थे। अब कह देंगे पीआरएस पार्टी बीजेपी से मिल सकती है। मेरे भाई कैसा मुमकिन है बताइए? आग और पानी एक साथ रह सकते हैं क्या? बताइए। आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। मरने तक भी हम कभी भी बीजेपी से नहीं अलायंस करेंगे। तो लोग भाजपा मीडिया पे हमसे 2 बात कर रहे हैं। मेरे मीडिया भाइयों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, तेलुगु मीडिया को भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पे మాట్లాడుతున్నారు కేసీఆర్ గారు కశ్మీర్లో 370 యాక్ట్ తీసిన ఆ టైంలో సపోర్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్ లో చాలా మంది బిహార్లో వస్తున్నారు, బాంబేలో వస్తున్నారు, మన దగ్గర రేట్లు అయింది ఎంత పెరిగింది. वैसे कश्मीर में लोग जाकर बिजनेस बनाए तो क्या मिलेगा भाई? केसीआर कहाँ भाग रहे? अमेरिका भाग रहे, लंदन भाग रहे, कहीं को भाग रहे? इंडस्ट्रीज आने के लिए भाग रहे। अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज आएंगे तो हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमें एजेंसीज मिलेंगे, हमें तरक्की मिलेगी। उसी तरह कश्मीर में भी लोग जाकर इन्वेस्ट करेंगे तो कश्मीरियों की जिंदगी खुशहाल हो सकती है। लोग इल्जाम लगा रहे, हमारे पे इल्जाम नहीं है, कश्मीरियों के साथ इंसाफ है। वहां आकर हम इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, जमीन तो उन्हीं की रहेगी, और भी जो जमीन का किराए से लेंगे, कुछ खरीद भी लेंगे, तो उससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वहां लोग वहां जम जाएंगे तो लोगों
साथ नहीं दिया तिब्बत तलाक का। आज व्हाट्सएप पे जो एक शख्स कहता है कि तिब्बत तलाक में हम साथ दिए, अरे हम तो बाइकाट कर रहे तिब्बत तलाक का कि हमें नहीं चाहिए तिब्बत तलाक हमारे मुस्लिम लड़कियों को जो इमीडिएट देना चाहते हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है उसमें भी कभी कबूल नहीं किया जाता। 3 तलाक 1 मिनट में 2 मिनट में नहीं दे सकते, मुद्दत के बाद दे सकते। या मौलाना यूसुफ साहब मौजूद है, पूछिए एक वक्त में 1 मिनट में दे सकते मौलाना साहब? कतई से कबूल नहीं किया जाता। मौलाना साहब से कहता हूँ माइक पर बोलिए। 3 तलाक एक साथ नहीं दी जा सकती, बिल्कुल मकरूह है, तहरीमी है। अगर तलाक देना भी है तो बाकी की एक मुद्दत में एक देने के बाद फिर उसको फैसला, क्योंकि आदमी को कभी कभी अपनी गलती करने के बाद नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, तो आदमी उससे रुजू कर सकता है। अगर तलाक का मामला कैसा है, किसी आदमी के हाथ में पिस्तौल थमा दी जाए, अब उन्हें 1 गोली दागता, 2 दागता, 3 दागता, औरत को 1 तलाक से भी मामला खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रुजू करने की परेशानी भी कोई नहीं होती, आदमी रुजू कर सकता है। लेकिन वो आदमी 3 गोली एक साथ चला दे तो फिर उसको मसला ही बाकी नहीं रहता, खत्म होता। तो समाज में जो जिहालत है, जो गंदगी है, वो खत्म करना चाहिए। ये दूसरों की तहमत केसीआर साहब के ऊपर लगाना और हमारी पीआरएस पार्टी के ऊपर लगाना, ये खुद एक अपने आप में बहुत बड़ी तहमत है, हम इसकी तहकीक करते हैं। हम बाइकाट करें तिब्बत तलाक को, उसे केसीआर साहब से जोड़ा जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, हम मर भी जाएंगे मगर बीजेपी से नहीं मिलेंगे। हमारी स्टेट में बीजेपी की जरूरत नहीं है। ये धोखा दिया जा रहा है, उल्टा समझाया जा रहा है। हमें तरक्की की बुनियाद देखिए, हमें जज्बात में मत लाइए। जज्बात की बातें कर रहे हैं, हमने तिब्बत तलाक की तारीफ नहीं की, बाइकाट की है, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। बीजेपी ने पास किया, मेजॉरिटी है उनके पास, और कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तारीफ करें, हम डेफिनेट करें। पहली मरतबा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे वो हमारे क्या गोविंद साहब, पहली मरतबा जो प्रेसिडेंट बने गोविंद साहब, सीएम साहब ने कहा था कि एक दलित को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाइए तो हम तारीफ करेंगे। वो तारीफ की गई। और वाइस प्रेसिडेंट की जो तारीफ करे थे वो वेंकैया नायडू साहब को वाइस प्रेसिडेंट किया गया था, जो हमारे आंध्रा के थे, तेलुगु स्पीकिंग वाले थे, उनकी तारीफ की गई। ये कोई मसला मजहबी नहीं था, ये कोई मुसलमानों पर जुल्म होने वाला मसला नहीं था। लोग इसकी भी मिसाल दे रहे हैं, मैं इसके साथ तौहीद करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें तरक्की की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तरक्की, तेलंगाना की तरक्की, यकीनन आज हमारे बच्चे जो जैसे स्कूल में हमारी बहनों के बच्चे पढ़े हैं, ये लखपतियों के बच्चे नहीं है, ये गरीब लोगों के बच्चे। इस साल 11 बच्चों को MBBS में दाखिला मिला, इस साल फैब्रिस के बच्चों को, इस साल 152 बच्चों को BDS में दाखिला मिला है, और इस साल 1500 बच्चों को इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है। ये टेम्परेरी स्कूल के बच्चों को, जिसके माँ बाप बहुत गरीब है, हुकूमत पढ़ा रही है। जुमला अदर यूनिवर्सिटी में 5300 बच्चों को आला तालीम के लिए दाखिला मिला, ये हमारे लिए बड़ी बात। आने वाले वक्त में इसी तरह आएगा। एक बच्चे को पायलट बनने के लिए दाखिला मिला था महबूबनगर टेम्परेरी का। जब मुझसे मिला, मैंने कहा मैं हमारे सीएम साहब से कहेंगे, क्योंकि 35 लाख रुपए फीस थी उसकी। जब मैं गया सीएम साहब के पास, सीएम साहब ने कहा किधर है महमूद भाई? अल्लाह साहब एक टेम्परेरी का बच्चा है, उसे बेगमपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला है, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दिला दीजिए साहब, उसकी फीस 35 लाख है। महमूद भाई, मैं आपसे सामने कह रहा हूँ, एक बच्चा ने 1000 बच्चों को पढ़ाइए, गरीब के बच्चे पढ़ाना मेरा मकसद है जिंदगी का। मैं तेलंगाना के लिए जान की बाजी लगाकर तेलंगाना लाया हूँ। क्यों लाया हूँ? तेलंगाना में बिना मजहब मिला सारे लोग तबलीग कर रहे, ये कहने वाला कोई नहीं रहता कि सियासत। इसलिए मेरे भाइयों बहनों कहना चाहता हूँ, कभी भी हम बीजेपी के साथ नहीं गए। हमको इतना झगड़ा करें, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने गाली दी है बीजेपी को, वो केसीआर है। हिंदुस्तान में किसी ने कहा है कि तुम कहां तक पढ़े हैं, अनपढ़ जाहिल
जा रहे हैं, आप अच्छे मुशीरों से मशवरा देने वाला, कहने वाला कोई लीडर है, वो कैसे आसान। और गलत लोग ये उल्टा लगाते हैं, भाई हमारी दोस्ती थोड़ी सी मैच है, इसको ऑब्जेक्शन को देना भाई मैच है, वो क्या है मतलब वो भी हमारी जमात है, तेलंगाना की जमात है, हमारी मतलब हमारी नहीं। वो हैदराबाद में वो छुट्टी पर रहते हैं, वो तेलंगाना में भी आते हैं। सीएम साहब एक ही बात कहते हैं कि पुराने शहरी हैदराबाद की जमात से मुसलमानों के लिए लड़ते रहती है, उनको हकूक दिलाने के लिए कोशिश करती है। हमारा उनका पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, खाली फ्रेंडशिप है, थोड़ी सी मोहब्बत है हमसे। इस जमाने में उन्होंने बोलते हैं, सीएम साहब सुनते हैं, मगर हम चारमीनार में भी कांटेस्ट कर रहे हैं, हम चंद्रा कोटे में भी कांटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे पे इल्जाम लगाते हैं, वो एमआईपी उधर कहते बीआरएस उधर, क्या बोलेंगे किस तरह मिल सकते हैं बताइए, ये गलत बात है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ यही बताने के लिए। मेरा भाई ने कहा पानी, अरे पानी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में पानी है, घर घर तक नाले तक हुआ है तेलंगाना स्टेट, कहीं है क्या बताइए। अरे हैदराबाद में इतनी किल्लत होती थी, आपका बगल हरमपुर में कितनी किल्लत होती थी। सीएम साहब ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, इतना 3 साल में कंप्लीट किया, अगर कागज होती तो 20 साल लगा देती थी। उसके जरिए घर घर पाइपलाइन डाली गई, पानी का कनेक्शन 50 लोग किसी ताड़े में रहते हैं, वहां तक पाइपलाइन डाली गई, और नल का कनेक्शन सिर्फ 1 रुपए में दिया गया, और नल का बिल नहीं है। तेलंगाना एक स्टेट में जब पानी फ्री प्रोवाइड किया जाता है, करंट का जाते हैं ना। मैं परसों एक साहब के पास गया, तो बेचारे मेरे बचपन के दोस्त है, गरीब आदमी थे, घर में याद किए, भाई आप तो होम मिनिस्टर है, कैसा मिल रहा है। मैं बोला भाई मैं खुद करा रहा हूँ। मैं घर गया तो बाजू वाले ने भी कहा साहब मेरे पास आई, तो 100 गज का घर था, मैं गया तो लिफ्ट था, मैंने कहा भाई आपके पास तो लिफ्ट है, और साहब वो केसीआर साहब को दुआ दीजिए आप, मेरी माँ के घुटनों में बहुत दर्द है, पहले लगाया था साहब, एक बार मेरी माँ फंस गई थी साहब, 4 घंटे निकाल नहीं सका उसके लिए। अब सीएम साहब करंट बंद नहीं करते, फिर से लगा लिया हूँ ताकि उन्हें मेरी माँ को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक ले जा सके। ये करंट देने वाला कोई लीडर है हिंदुस्तान में, वो केसीआर है। मैं एक बार पूछा करो, इतनी अच्छी हुकूमत रखे, हम इन लोगों को लाएंगे तो हमें हमेशा फिसादात में फंसाते थे, पुलिस केसों में फंसाते थे, कांग्रेस हमें कभी नहीं बख्शा है। आप ही बोलिए, तेलंगाना बनने से पहले बिटोली में 5-4 मुसलमानों को जला दिया गया था, जिंदा मुसलमानों को, याद है नहीं आपको, हमेशा फिसादात होते थे। आज इसलिए आया हूँ, अमन की स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। लोग थोड़ी जल्दबाजी में बड़े बड़े बातें करते हैं, व्हाट्सएप मीडिया देखते हैं, ये नौजवान है, उनसे गुजारिश करता हूँ, नौजवानों का मुस्तकबिल बनेगा तो इसी तेलंगाना स्टेट में बनेगा। हर शोबेहात में तरक्की करेंगे तो हम तेलंगाना में तरक्की करेंगे। ये मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लोग हमें डराने के लिए ऐसे बातें करते हैं ताकि फिर से वो वोट में आए। हमारे केसीआर साहब जितने सेकुलर है, जितने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, हमेशा वो तकरीर में एक बात कहा करते थे, जब तेलंगाना मूवमेंट में मैं भी उनके साथ था, मूवमेंट में एक बात कहा करते थे, मेरे वालिद साहब के घर में एक रूम था, हम 3-4-5 तो रूम थे, मगर एक रूम था जिसकी सफाई मेरी माँ करती थी, जिसकी सफाई मेरी माँ करती थी। उस रूम के अंदर एक डायनामाइट बिछाते एक रियाल और खुरा रहता था, वो मेरी माँ जाकर पूरा पोछा करके रख के आती थी। वजू करने के लिए पानी का इंतजाम करती थी। जो बुजुर्ग आते मेरे घर, मुसलमान आते, तो वो जाकर मेरे रूम में जाकर नमाज पढ़ते थे, तिलावत करते थे कुरान। ये कल्चर बचपन से उनका कल्चर है, इसमें किस तरह तब्दीली आ सकती है बताइए। ये रेवंत रेड्डी, अब क्या बोलूं मैं रेवंत रेड्डी का, ये पक्का आने से वाला है। हमारे बुजुर्ग में पूछिए, शिक्षा बुद्धों में बचपन में जो चीज दिमाग में बच जाती है, इसलिए हम स्कूल जाने से पहले बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाते हैं। ये रेवंत रेड्डी पहले कहा गया, संघ परिवार
के साथ जुड़ गया, कितने 7-8 साल उनके साथ चलते रहा। बाद में कहां पर आया? टीआरएस में आया। जो पहले टीआरएस थी उसमें आया, उसके बाद तेलुगु देशम में गया। क्या करा तेलुगु देशम में? चंद्रबाबू नायडू को देखते ना, जेल को भिजाने में पीछे न करा, जेल को भिजाने में नंबर 1 रेवंत रेड्डी है। और चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में ऑफिसर में जाओ शादी खाने में अगर तोबा करे थे कि हम बीजेपी से नहीं मिलेंगे, फिर ले आगे बीजेपी से मिलाने वाले रेवंत रेड्डी साहब आज जो चीफ मिनिस्टर का दावा था, एक तरफ जगन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक तरफ उत्तम कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक तरफ रेड्डी ब्रदर्स उड़ गए। एक इधर क्या था भाई, जुम्मा 8 दिन आपको इस तेलंगाना में पड़ा हिम्मत करते हैं कांग्रेस की हमें होना चाहिए। एक तरफ बीसी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, संगारेड्डी के जग्गारेड्डी साहब हो गए। मैं कहता हूँ 50 चीफ मिनिस्टर के ऊपर दावेदार बोल बनेगा चीफ मिनिस्टर किस तरह बन सकता है, ये नामुमकिन है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से, इलेक्शन का टाइम आता है, सभी लोग आते हैं, मैं भी आपका भाई हूँ, आपका खादिम हूँ। मुसलमानों को इज्जत देने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आपके भाई को बनाया। और रेवेन्यू मिनिस्टर थी, मैं पूछता हूँ हिंदुस्तान आजाद होने के बाद किसी ने रेवेन्यू मिनिस्टर मुसलमान को दी। उसके बाद होम मिनिस्टर थी, क्योंकि मुसलमानों का खौफ और दहशत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात खराब थे, गुजरात और मुसलमानों को काटा जा रहा था। इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर को रखकर हमारे स्टेट में रखकर मेरे अंदर जैसा बोलेगा, हमारे नौजवानों जो है ना, इनके पिता समान है तो केसीआर है, हमारे बुजुर्ग के बेटे हैं तो केसीआर है, मेरे बहनों के भाई है तो केसीआर है। हमारे घर में एक लीडर रखे, हम कहीं को दिल्ली तक जाने की जरूरत है। दिल्ली अच्छी होना चाहिए, दिल्ली अच्छी होना चाहिए। मैं तमाम भाइयों से बोलता हूँ, हम गली में अच्छा रहना चाहिए, दिल्ली में जाना चाहिए। डिफरेंट गली के लीडर हमारे केसीआर साहब, हमारे बेटे, हमारे भाई। मेरी अम्माओं से गुजारिश है, जरा सुबह उठ के 30 तारीख को जरा सुबह फजर की जरूरत नहीं है, फजर की नमाज के बाद रास्ता पर जल्दी तैयार गई, सबको ले जाकर वोट डाल के 8 बजे हमारे विनय कहना ये वगैरह विनय भाई को बड़ी में जिताइए। तमाम मेरे भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टाइम ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఓటు వజ్రాయుధం కన్నా పవర్ఫుల్ ఆయుధం కాబట్టి ఓటుని తప్పకుండా మనం వినియోగించుకుందాం. నోటుకు ఓటును అమ్మొద్దు, మద్యానికి మరో ప్రలోభానికి లోబడవద్దు. ఓటు వెయ్యండి. మీకు ఏ అభ్యర్థి నచ్చకపోతే నోటా అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని కూడా మీరు నొక్కొచ్చు. కానీ ఓటు వేయడం మర్చిపోకండి. ఓటు ప్రజాస్వామ్యానికి బలమైన పునాది. రండి అందరం ఓటేద్దాం.